वो डरे डरे से हैं। आजकल संसद में भी बड़ा कंधे झुके हुए हैं और झुककर चल रहे हैं वो। राहुल पर मान लीजिए मोदी राहुल गांधी की छवि बदली है, मान लीजिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके इतनी मेहनत की, आपको तो फुल टॉस दिया मैंने। मीडिया का और झूठ की मशीनरी, झूठ के प्रोपेगेंडा का कितना बड़ा रोल रहा है। मैंने उससे सुप्रीम कोर्ट ने माफी मंगवाई थी राहुल गांधी को, क्योंकि वो डंडा था सुप्रीम कोर्ट का, वो डंडा यदि नहीं चलता तो राहुल गांधी कभी नहीं मानते, वो भी उसको 3 बार लगे। इतना विभाजनकारी और विभत्स प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। 8-9 हजार करोड़ के जहाज में चलते हैं और गरीब का बेटा गरीब। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो है बैलगाड़ी में चलती थी। 54 मतलब 54 साल की उम्र में वो सड़क पे निकलते हैं, तो सड़क पे निकल गया, सड़क पे निकल गया। भारत जोड़ो कितने हो रहे हैं? मेरा एक भी बिल्कुल उठूंगा मैं, आखिरी बैरोमीटर। अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तो भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता के बीच। दोस्तों डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री मोदी पर जम के हमला बोल रहे थे और इतना तक बोल दिया कि देश का दुर्भाग्य है कि देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। दोस्तों लेकिन उसके बाद जैसे ही के शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता ने राहुल गांधी की पोल खोलने शुरू की तो आलोक शर्मा डिबेट छोड़ के भाग गए। दोस्तों डिबेट काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। करता हूं आलोक शर्मा। आलोक जी, ये तो आप भी मानेंगे ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी माफी मांग सकते हैं कि हां जाति पर, आरक्षण पर हमने यू टर्न लिया है, पहले हमारी गलती थी, तो ये तो आप भी मानेंगे कि पॉलिटिक्स राहुल की, कांग्रेस की बदली है। आलोक जी, माफी तो कभी नहीं मांगी उन्होंने, नहीं मांगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक दल अपनी सोच में माफी मांगी है आलोक जी, फैक्ट है। नहीं, उन्होंने कहा कि माफ कर दीजिए हमें। अरे यही कहा था कि हमारी गलती है, हमने पहले ये नॉलेज में नहीं है, हमको पहले ये कोटा जो है, कोटा पिछड़ों के लिए महिला आरक्षण बिल में मांगना चाहिए था, ये उन्होंने कहा। मानक जी देखिए, आप शब्दों का चयन बड़े गंभीरता से करते हैं हमेशा। आज भी आपने बड़े गंभीरता से राहुल गांधी की इमेज को जिस तरह से डेंट पहुंचाने का प्रयास किया है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं बड़े शांति से आपसे बात करूंगा। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे जो लाइन ऑफ एक्शन था उसमें हम बदलाव कर रहे हैं, वो गलती भी कह सकते हैं कि हाँ भाई गलती हुई हमसे, उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम माफी मांगते हैं। कोई हमने पाप नहीं किया, क्या कोई गलती इस तरह से नहीं की कि हम माफी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपने कहा, और हर पार्टी अपने तमाम चीजों में परिवर्तन लाती है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपने यहाँ पर परिवर्तन लेकर आती है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, जो स्मृति ईरानी जी का अहंकार जनता ने तोड़ा, उसके बाद उनको समझ आई कि नहीं, राहुल गांधी जी जो हैं उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली जो है ठीक है। मोदी जी का जिस दिन अहंकार टूट जाएगा उस दिन मोदी जी को भी समझ आ जाएगी। समझ तो आ गई है, वैसे वो डरे डरे से रहे। आजकल संसद में भी बड़ा कंधे झुके हुए हैं और झुककर चल रहे हैं। वो है कि आज जो हालात हैं देश के अंदर, उन हालात को अगर देखें तो आज मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नाम का गुब्बारा वो फूट चुका है। अच्छा कि ना, आज की डिबेट का मुद्दा ही मैंने राहुल गांधी रखा है और आप 4-5 मिनट बोले, उसमें से 30 सेकंड राहुल गांधी पर बोले और 4.5 मिनट आप मोदी पर बोले। अरे राहुल पर मान लीजिए राहुल गांधी की छवि बदली है, मान लीजिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके इतनी मेहनत की, आपको तो फुल टॉस दिया मैंने। आप ये मानने को ही तैयार नहीं है कि राहुल गांधी बदले हैं, उनकी छवि बदली है, उनकी राजनीति बदली है। माने मुझे दुख हुआ आपका पूरा प्रोमो देखकर ना, उसमें अभी भी आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत खराब थी और अब बदल रही है। ऐसा मत कीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पहले भी वो सीरियस थे, आज भी सीरियस है, मैं ये कह रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि मीडिया का और झूठ की मशीनरी, झूठ के प्रोपेगेंडा का कितना बड़ा रोल रहा है। मैंने राहुल गांधी पे ही पूरा बोला है, उनका पूरा मैंने बताया कि कौन कौन सी चीजें उन्होंने कब कब बोली हैं और क्या क्या उन्होंने कहा है। मैं फुल टॉस को और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के मीडिया ने एक लीडर के पीछे उसकी छवि खराब करने के लिए पूरी ताकत लगाई। मोदी जी के इशारे पर तमाम अडानी अंबानी सब लग गए, चैनल खरीद डाले। जो चैनल इनके बारे में, राहुल जी के बारे में ठीक दिखाता था, मोदी जी के प्रश्न चिन्ह लगाता था, वो चैनल ईडी सीबीआई के नोटिस देकर खरीदवा दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं सीधा सीधा कि राहुल गांधी जी पहले भी सीरियस थे, आज भी सीरियस हैं, और अब देश उनको पूरी तरह से आगे प्रधानमंत्री के रूप में भी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद देखने लगा। आर यू कॉमेडी मी? और इतना लोडेड क्वेश्चन आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ दिया कि राहुल गांधी की तारीफ में आप जो है बोलिए। अब वो बेचारे आप ही ने गणना करके बताया कि 30 सेकंड आप राहुल जी पे बोले, 4.5 मिनट आप मोदी जी को कोस रहे हैं। तो
तो आप इतना लोडेड प्रश्न यदि कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछेंगे कि राहुल गांधी के तारीफ में 5 मिनट बोल दीजिए, वो बेचारे क्या बोल पाएंगे? 30 सेकंड भी नहीं बोल पा रहे हैं आलोक जी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की शख्सियत क्या है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें? ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता को सोचना पड़ेगा कि 5 मिनट की तारीफ नहीं कर पाए। आपने एनालिसिस कर दिया कि 30 मिनट से ज्यादा वो बोल नहीं पाए। गजब बेइज्जती है। हाँ, एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, माफी कैसे मांगा आपने? वो लड़ गए आपसे कि साहब माफी तो मांगा ही नहीं। वैसे गांधी खानदान ये तो सोच ही नहीं सकती कांग्रेस की गांधी खानदान के लोग कभी इस देश से माफी मांग सकते हैं। तो उनकी अपनी बपौती समझते हैं इस देश को। वो काहे के लिए माफी मांगेंगे? वो कुछ भी कर लें, वो तो शहंशाह है, तानाशाह है। इस देश में इमरजेंसी लगा देना, सिखों का नरसंहार कर देना, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये सारा अध्यादेश फाड़ देना, ये सब ये गांधी खानदान के सब यशस्वी कार्य हैं सर, प्रशंसनीय गोल्ड मेडलिस्ट कार्य हैं। वो माफी मांगेंगे क्या इसके लिए? आप कैसे सोच रहे थे? आप कभी नहीं कह सकते और ये मांगेंगे नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के डंडे के सामने माफी जरूर मांगना है, और उसे सुप्रीम कोर्ट ने माफी मंगवाई थी राहुल गांधी को, क्योंकि वो डंडा था सुप्रीम कोर्ट का। वो डंडा यदि नहीं चलता तो राहुल गांधी कभी नहीं मानते। वो भी उसको 3 बार लगे, 3 बार जाना पड़ा अलग अलग तरीके से। तो वो इसके आदी हैं, वो डंडे के आदी हैं, ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट जब डंडा लगाएगा तब माफी मांगते हैं। इतना विभाजनकारी और विभत्स प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भी झूठ बोलता हो और 80-20 के नाम पर वोट मांगता हो, शमशान, कब्रिस्तान, ईद और दिवाली के नाम पर वोट मांगता हो, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह का देश को प्रधानमंत्री मिला। अब बात आती है कि राहुल गांधी जी के परिवार ने तो बलिदान दिया है, इनके यहां से तो चूहिया नहीं मरी, इनके यहां तो आरएसएस वाले मुखबरी करते पकड़े गए थे। खैर, उसका जिक्र क्या करना। जिस दिन गद्दारी की देश ने 70 साल तक इनको बाहर रखा, आज 70 साल के बाद इनको मौका मिला, तो ये मौका मिला तो उसके बाद भी फिर भी समाज को बांटने में, विद्वेष फैलाने में उसी काम पे लगे रहे। 8-8, 9-9 हजार करोड़ के जहाज में चलते हैं और गरीब का बेटा, गरीब का बेटा। इन्होंने कहा यहाँ पर नहीं बताएंगे भाई मोदी जी जो है करोड़ों के प्लेन में चलते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो है बैलगाड़ी में चलती थी, ये लोग बैलगाड़ी में चला करते थे। जो ये 8,000, ये 10,000 करोड़ की जो उसमें, अरे भाई प्रधानमंत्री हैं। अच्छा ठीक है, ओके प्रतिष्ठा ओके। अब विश्लेषण, सुरक्षा के लिए उनको जाना पड़ता है। बहुत हुआ, ये बैलगाड़ी में चले हैं क्या? अब मुझे लगता है देश भर का करोड़ों रुपए। अब रुक जाइए प्लीज। ये घोटालेबाज कांग्रेस अब रुकिए ना, और हमको ज्ञान दे रही है। अब रुकिए ना। जब इनको पता है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, मेजर हिंदू कंसोलिडेशन होगा, तो 1 साल पहले से कास्ट सेंसस की बात करनी शुरू करी। कास्ट सेंसस का तीर उन्होंने नीतीश कुमार के कंधे पर रख के छोड़ा, लेकिन वो तीर भी कहीं लगा नहीं जाके, क्योंकि उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हार गए। तो लेकिन उनके पास और कुछ बचा ही नहीं भाई। अब मेरे पास तीर ही 2 थे, या तो मैं मुस्लिम अपीसमेंट कर लूं, या मैं हिंदू अपीसमेंट कर लूं, या मैं हिंदू कंसोलिडेशन करने सॉफ्ट हिंदुआ खेलूं, या मैं कास्ट का कार्ड करूं। तो लगा इन सब में बेस्ट मेरे पास कास्ट ही कार्ड, जिससे इतनी सारी रीजनल पार्टी पल रही हैं तो मैं भी पल जाऊंगा। मुस्लिम पार्टी तो मैं हुई, तो मुस्लिम वोट तो मैं ले लूंगा। तो उन्होंने वो तार मारना शुरू करा। उनको भी, आपको पता है, हम कांग्रेस के लोगों से भी इंटरनली बात करते हुए कहते 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। उनको लगा भाई 99 आ गई। तो अब लग रहा है कि जितना भी चला और तो मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन अभी हमारी बात हुई, सबने कहा कि क्या चुनाव ही बैरोमीटर है। तभी मैं लिख रहा था कि और बैरोमीटर क्या हो सकते हैं अगर मैं किसी नेता को नापूं। देखिए, मैं इंटेलेक्चुअल आदमी, किताबें लिखता हूं। मैं राहुल गांधी को सुनता हूं तो मुझे कोई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं होता कि मुझे हाई आता, वाओ क्या सुना। मतलब शशि थरूर से मैं एग्री नहीं करता हूं, लेकिन आनंद आता है सुनने में। चाहे नरेंद्र मोदी हो, अरुण जेटली को पहले सुनते थे, पीयूष गोयल को सुनते थे, तो भाई आधी बातें तो राहुल गांधी की गिबरिश होती है। तो क्या मुझे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन आता है एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को सुनने में? नहीं आता। चलो ठीक है, वो वैसा व्यक्ति नहीं है। मैं वो जनता के व्यक्ति हैं। अब जनता के व्यक्ति हैं, वो एसपीजी प्रोटेक्शन में पले बड़े हैं, महलों में पले बड़े हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। अब उनके लिए जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो भारत का समाज है, वो ट्यूशन की क्लास है। वो कि भाई ट्यूशन दे देगा कोई उनको, भाई ये भारत ऐसा होता है, भारत में गरीबी ऐसी है। अब उसके ट्यूटर कौन है? जयराम रमेश। वो ट्यूटर भी उसी टाइप के हैं, विदेशी टाइप के। जयराम रमेश, सैम पिट्रोडा, मतलब। और उनके लिए हमने बार इतने मिनिमम कर लिए हैं कि 54 मतलब 54 साल की उम्र में वो सड़क पे निकलते हैं तो अरे सड़क पे निकल गया आदमी, सड़क पे निकल गया, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, मतलब सड़क पे आ गया आदमी, देखो कितना चल रहा है। भाई ये तो मतलब एक बेयर मिनिमम, एक नेता को सड़क पे रहना, जनता के बीच रहना, ये तो लोग कर करके छोड़ दिया उन लोगों ने। अभी आ रहा है तो बेयर मिनिमम। अब मैं कहता हूँ चलो वो जनता के व्यक्ति नहीं है, अब वो पार्लियामेंटेरियन कैसे हैं?
14वीं 15वीं 16वीं 17वीं लोकसभा, अब 17वीं आई है तो अब वो थोड़े एक्टिव हुए। 14वीं 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस होती थी अलग सत्र में देखो 20%, 30%, 40%। उनके घर से मतलब साइकिल से जाओ तो 5-8 मिनट में पहुंच जाओगे। उस राशि के बाद आज तक 240 कांग्रेस अपने आप नहीं ला पाई। ये 99 पर अटके, तभी हम इसको बहुत अच्छी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कह रहे हैं। आखिरी 2 पॉइंट बोलूंगा। अब एक और बैरोमीटर है कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कुछ कर लिया, हम कहते हैं स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी। मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी कर लिया और चमका दी। अमेठी में उन्होंने क्या कर लिया, रायबरेली में क्या कर लिया, वायनाड में क्या कर लिया, नीलबंटी सन्नाटा। अरे आलोक जी रुकिए ना प्लीज। अरे आलोक जी आखिरी बात पे आता हूं, आखिरी बात पे आता हूं। आखिरी बैरोमीटर देखिए विचलित कितने हो रहे हैं, मेरा एक भी मैं बिल्कुल उठूंगा। मैं आखिरी बैरोमीटर। अब उनका विजन क्या है, उनका विजन सुनता हूं, है ना। विजन क्या है, कास्ट सेंसस। मतलब एक पढ़ा लिखा नेता जो कहा जाता है कैम्ब्रिज से पढ़ गया, उसके पास है कि कास्ट सेंसस करवा लो, मानव गुप्ता की कास्ट क्या है, मिस इंडिया की कास्ट क्या है, ये उसका बैरोमीटर है बस। इनहेरिट। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। साथ में अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।